हमने पीजीबीपी का चैप्टर शुरू किया था और पीजीबीपी में आपने सेक्शन 28, 29, 30, 31 कर लिया था। इसके बाद में अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन का सेक्शन होता है। सेक्शन 32 इज अ सेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनकम टैक्स में 4 तरीके की एसेट्स हो सकती हैं। इनकम टैक्स में जो कैटेगरीज ऑफ एसेट्स हैं वो 4 तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी? बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये 4 तरीके की एसेट्स होती हैं इनकम टैक्स में, यानी कि जो कुछ भी एसेट्स हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सब इन्हीं 4 एसेट्स में क्लासिफाइड होंगे। हो सकता है कि हमारे पास में प्लांट मशीनरी में कोई प्रोडक्शन करने वाली प्लांट मशीनरी हो, या प्लांट मशीनरी में इवन हो सकता है मेरे पास में मोटर कार हो। तो मोटर कार है तो स्टिल दैट शैल बी क्लासिफाइड एज अ प्लांट मशीनरी। इसमें वो एसेट्स आ रही हैं जो एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। इनके अलावा भी एसेट्स होती हैं, लेकिन इनके अलावा जो एसेट्स होंगी वो नॉन डेप्रिशिएबल नेचर की होंगी। जैसे कि इसमें लैंड नहीं आती, चारों में ही लैंड नहीं आ रही। तो जो चारों में लैंड नहीं आ रही है वो लैंड कहां जाएगी? वो लैंड इन 4 के अलावा एसेट्स है, लेकिन वो नॉन डेप्रिशिएबल है। यानी कि इनकम टैक्स में मैं कहूं कि एसेट्स 4 तरीके की होती हैं, इसका मतलब डेप्रिशिएबल एसेट 4 तरीके की होती हैं। नॉन डेप्रिशिएबल इसके अलावा भी होती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिशिएबल एसेट इनकम टैक्स में 4 तरीके की होंगी, 4 कैटेगरीज की होंगी, और जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट होंगी इन्हीं चारों में ही कहीं ना कहीं क्लासिफाइड हो रही होंगी। सेक्शन 32 में इन चारों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे इसकी चर्चा हम करेंगे। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है ये हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन पेज नंबर 106, जहां पर आपको पहले बताया गया है कि क्वालिफाइड एसेट्स क्या होती हैं, मतलब कौन कौन सी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइड एसेट का। तो फॉलोइंग एसेट्स आर द क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। सबसे पहले टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, यानी कि पहली 3 एसेट आ गई, और चौथी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट बीइंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और द कमर्शियल राइट ऑफ अ सिमिलर नेचर। इसी तरीके के दूसरे राइट। बताइए क्या इसमें गुडविल आ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, गुडविल के ऊपर भी इंटेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा गुडविल के ऊपर इंटेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन गुडविल की कॉस्ट क्या होगी? जो कहते हैं इनिशियल कॉस्ट होगी उसकी। क्या हम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे? नहीं, उसकी कॉस्ट तो नील होती है। जो परचेज वाली गुडविल होगी सिर्फ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल भी आ जाएगी, लेकिन चूंकि गुडविल परचेज वाली होती है, उसी की कॉस्ट होती है, तो देयरफॉर सिर्फ उसी के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा। तो टेंजिबल एसेट हो गई और इंटेंजिबल एसेट हो गई। इसके अलावा क्या, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि टेंजिबल एसेट बीइंग द बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग के साथ में लैंड भी परचेज करते हैं। जैसे मैंने कोई बंगला खरीदा, ठीक, या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में मेरे पास में बिल्डिंग में आई प्लस उस फैक्ट्री की लैंड भी आई। तो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने कंबाइंड लैंड बिल्डिंग फैक्ट्री की खरीदी, वो थी 1 करोड़ रुपए की, तो क्या हम पूरे 1 करोड़ रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अगर हम पूरे के ऊपर करते हैं फिर तो हमने लैंड के ऊपर भी चार्ज कर दिया।
जब आप अकाउंट्स में अभी तक डेप्रिसिएशन लगाते आए, आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं, आपने हमेशा लैंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, जब फैक्ट्री के साथ में अगर लैंड भी है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, लैंड के ऊपर नहीं लगना चाहिए। इनकम टैक्स में हम ये बात सोचेंगे। इनकम टैक्स में अगर कभी फैक्ट्री की बिल्डिंग के साथ में या कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के साथ में लैंड भी आ गई, तो इन दैट केस हम सेग्रीगेट करेंगे। लैंड की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी, बिल्डिंग की अलग। सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अलग कैसे करेंगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो ए बी के नीचे फर्स्ट पॉइंट में जो नोट लिखा है उसे पढ़िए। बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड द लैंड। बिल्डिंग मीन्स द सुपर स्ट्रक्चर ओनली and does not include land because there cannot be any question of destruction of the site. Land destroy नहीं हो सकती, land depreciate नहीं हो सकती। इनकम टैक्स में किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्सेस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। हम इनकम टैक्स में कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? दोनों या कोई एक? इनकम टैक्स में मोस्टली रिटन डाउन वैल्यू मेथड प्रेफर किया जाता है, WDV मेथड। लॉ में सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन की चार्ज करेंगे, बाकी पूरे इनकम टैक्स में हम हर जगह WDV मेथड को फॉलो करेंगे। सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहले आपको WDV मेथड बताया गया है। WDV मेथड में, अंडर दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर एट अ फिक्स रेट on reducing balance of block of asset. A certain percentage is applied to the previous year's book value to arrive at current year's depreciation या book value. Depreciation is charged on the block of asset and not on individual asset. The block represents the group of asset for which the same rate of depreciation applies. तो पहली बात, हम जब WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अब आप थोड़ा सा अकाउंट से हट के काम करेंगे। अकाउंट्स में जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, आप क्या करते थे? एक एसेट उठा लेते थे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते थे और हर साल उसी एसेट के बैलेंस के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक ऑफ असेट। ये जो ब्लॉक ऑफ असेट है, ये क्या होता है? वो असेट का ग्रुप, वो ग्रुप ऑफ असेट जिनका डेप्रिसिएशन रेट सेम हो, कैरिंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो उन असेट्स का एक ग्रुप बना लेंगे जिनका सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो और उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक की वैल्यू होगी, ब्लॉक की वैल्यू का मतलब जो ब्लॉक की WDV होगी, इस WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स में क्या करना पड़ेगा? एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। मेरे पास में जितनी एसेट्स हैं, उन सभी एसेट को इन चारों हेड में ही लाना पड़ेगा। एक बार ये बात पता चल गई कि इन चार में से किस हेड में है, इसके बाद में इन चारों एसेट्स के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ एसेट बने हुए हैं, उस ब्लॉक में लेके जाएंगे, उस ब्लॉक की WDV निकालेंगे, ब्लॉक की WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ एसेट कैरिंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक किसे बोलते हैं? जो वो ग्रुप ऑफ एसेट जिसका सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो। तो इसका क्या मतलब है? क्या बिल्डिंग के अंदर भी डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? क्या प्लांट मशीनरी के अंदर भी डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? जी हां, हम इनकम टैक्स में अभी पढ़ेंगे कि बिल्डिंग में 3 ब्लॉक बनते हैं, प्लांट मशीनरी में 8 ब्लॉक बनते हैं, फर्नीचर में 1 और 1 इंटेंजिबल एसेट्स में।
तो कुल मिला के इनकम टैक्स में 13 ब्लॉक बनते हैं। ये 13 अलग अलग तरीके के ब्लॉक हैं, या फिर इन अ नटशेल अगर हम कहें तो इनकम टैक्स में 13 तरीके के डेप्रिसिएशन रेट है, और 13 तरीके के अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट होने की वजह से 13 तरीके के ब्लॉक बनते हैं। बिल्डिंग के अंदर 3 अलग अलग तरीके के डेप्रिसिएशन रेट हैं, प्लांट मशीनरी के अंदर 8 अलग अलग तरीके के डेप्रिसिएशन रेट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि इन 4 में से किस हेड में जाएगा, और फिर जिस हेड में चला गया फिर उसके अंदर यह चेक करना पड़ेगा कि इस मशीन का रेट क्या है या इस बिल्डिंग का रेट क्या है। फिर वो रेट पता करके उस पर्टिकुलर ब्लॉक में उस मशीन को या उस बिल्डिंग को डालना पड़ेगा, और फिर उस ब्लॉक की टोटल WDV निकालनी पड़ेगी। फिर उस ब्लॉक की टोटल WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पहले इंडिविजुअल एसेट कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम अकाउंट्स में करते आए हैं, अकाउंट्स में इंडिविजुअल एसेट कॉन्सेप्ट में हम ग्रुप नहीं बनाते थे। हम तो स्कूटर खरीदा तो स्कूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कार खरीदी तो कार के ऊपर, मशीन खरीदी तो मशीन के ऊपर, हम ग्रुपिंग नहीं करते थे। लेकिन यहां पहले एसेट आइडेंटिफाई करनी है और उन चारों में से किसी एक में भेजना है। फिर किसी एक में जाने के बाद में इसका रेट देखना है, और रेट के हिसाब से फिर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद में उस ग्रुप की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस ग्रुप में 2, 4, 8, 10, 15, 20 हजारों एसेट भी हो सकती हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो इनके पास में उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की हजारों एसेट हो सकती हैं। जैसे रिलायंस की बात करें, इनके पास में 2-4 कारें थोड़े ना होंगी, इनके पास कंपनी में हजारों कारें होंगी, और हजारों कारों का एक ग्रुप बना होगा, और उस हजारों कारों के ग्रुप के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो उनके ग्रुप की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप पहले तो आपको ब्लॉक का मतलब समझना है। आप ब्लॉक का मतलब समझ गए? ब्लॉक का मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसेट जिसका सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक, तो यही बात आपकी WDV मेथड में लिखी हुई, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा पहली बात तो रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, इस वजह से हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है, क्योंकि वो कॉस्ट पे होता है। दूसरी बात ये कि जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। Under this method, the depreciation is calculated at a fixed rate every year on the amount of actual cost of asset. Block of asset concept is not applicable in this case, and this method is applicable on a certain assets of power generating unit referred to in section 32(1)(1). हम जो आगे डेप्रिसिएशन की चर्चा करेंगे वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेप्शनली सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होता है, और वो केस कौन सा है? पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में, ठीक है, इसको हम आखिरी में चर्चा करेंगे। पहले हम पूरा दिमाग, पूरी मेहनत सिर्फ WDV मेथड पे लगाएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आखिरी में स्ट्रेट लाइन मेथड पे पहुंचेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन कब क्लेम कर सकते हैं? अकाउंट्स में आप क्या करते थे? अकाउंट्स में आप ने देखा कि हमने कोई एसेट परचेज करी, और एसेट परचेज करने के बाद में आप देखते थे कि वो एसेट किस दिन परचेज करी, उस दिन से लेके ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन लगा देते थे। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन लगता है, और साल के आखिरी दिन अगर एसेट मेरी ब्लॉक में है तो फिर पूरा डेप्रिसिएशन हमें मिलता है। यानी कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन हम डे वाइज नहीं निकालते। हम ये कभी नहीं देखते कि हमने एसेट जो है कितने दिन के लिए परचेज करी। हम डे वाइज डेप्रिसिएशन कभी नहीं निकालते। हम देखते हैं क्या ईयर एंड पे मेरे पास में एसेट है, अगर है तो डेप्रिसिएशन दे दो। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें समझना है। उससे पहले आपको बताया गया थर्ड पॉइंट में क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन। कंडीशन नंबर 1, द एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय असेसी। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा व्हेन इट इज ओन्ड, यानी कि जो एसेट हमारी ओन्ड नहीं है
उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम क्लेम नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एसेट को किराए पे लेके आया और मैं जब किराए पे लेके आया तो इस एसेट के रिस्पेक्ट में मैंने रेंट पे किया होगा, तो मुझे खर्चा उसका रेंट का मिलेगा या डेप्रिसिएशन का? फिर तो रेंट का मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। तो रेंटेड एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं क्लेम कर सकते, अकाउंट्स में भी और यहां पर भी। दूसरी बात, क्या मतलब होता है इस ओन्ड का? ओन्ड का मतलब आइए समझते हैं, क्योंकि लॉ में लिखा है कि एसेट मस्ट बी ओन्ड। चलिए बताइए। मैंने एक एग्जाम्पल जो आपको कैपिटल गेन में दिया था, वही एग्जाम्पल दोबारा से चर्चा करते हैं। एक एसएससी है, कोई प्रोप्राइटर है, ठीक, कोई प्रोप्राइटर है और ये बस चलवा रहा है और इसके मालिक ने बस अपने नाम पे खरीदी। इसके बाद में कुछ टाइम तक इसने बस अपने नाम पे चलाई और चूंकि बस इसने अपने नाम से खरीदी थी तो आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे इसी का नाम लिखा था। बाद में इसने कहा कि मैं कंपनी बना लूंगा और मैं कंपनी बना के बिजनेस करूंगा, कंपनी बना के बिजनेस करूंगा और बस को कंपनी में ट्रांसफर कर दिया और अब कंपनी इस बस को ऑपरेट कर रही है, लेकिन अभी तक बस की जो आरसी है उसके ऊपर नाम इसी प्रोप्राइटर का लिखा हुआ है। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस की इनकम दिखाती है, बस के खर्चे दिखाती है और बस के ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करती है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि कंपनी बस के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या क्लेम कर सकती है कि नहीं, जबकि आरसी पे नाम उसके प्रोप्राइटर का लिखा हुआ था पहले वाले, कंपनी का नाम आरसी पे नहीं लिखा। द क्वेश्चन इज, कैन द कंपनी क्लेम द डेप्रिसिएशन? क्या यह कहा जा सकता है दैट एसेट इज ओन्ड बाय एसएससी? मैंने यही एग्जाम्पल कैपिटल गेन में लिया था और कैपिटल गेन में आपको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वहां पर मैंने कहा था कि कंपनी ने बस बेच दी, तो बताओ कैपिटल गेन किसे देना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को या कंपनी को? कंपनी ने अगर ये बस बेच दी और बेचने पे कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन टैक्स किसे देना पड़ेगा, कंपनी को या प्रोप्राइटर को? हमने पढ़ा था कि कैपिटल एसेट वो होती है विच इज हेल्ड बाय एसएससी और ओन्ड होना कैपिटल गेन में जरूरी नहीं होता था। इसका मतलब अगर कंपनी एसेट को होल्ड कर रही है तो भी कैपिटल गेन कंपनी ही देगी, ओन्ड होना जरूरी नहीं था। यह बात हमने कैपिटल गेन में पढ़ी थी। आज इनकम टैक्स में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसेट का ओन्ड होना जरूरी है। ओन्ड होना जरूरी है तो अब इस ओन्ड का मतलब अगर हम रजिस्टर्ड ओनरशिप मान के चले तो कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ओनरशिप तो है ही नहीं, कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं, रजिस्टर्ड अभी भी ये उसके प्रोप्राइटर के नाम पे है जो उसका पुराना मालिक है। तो क्वेश्चन ये है क्या कंपनी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकती? तो लॉ में ये इशू कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि ये जो बस की ओनरशिप है, ये जो शब्द ओन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं लिया जाएगा। ओन्ड का मतलब एक्चुअली बेनिफिशियल ओनरशिप होता है। आपने यही बात हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी कि ओनरशिप का मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप होता है, यही मतलब आपको यहां पर भी लेना है। यानी कि ओनरशिप डजंट मीन द रजिस्टर्ड ओनरशिप ओनली, even the beneficial ownership can be considered as ownership। तो beneficial ownership का मतलब इस asset से benefit कौन उठा रहा है? कंपनी। इनकम कंपनी कमा रही है, खर्चे कंपनी कर रही है, तो कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। तो ओन्ड का मतलब क्या है? बेनिफिशियल ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनरशिप यानी कि रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। ठीक है,
लॉ में लिखा है कंडीशन नंबर 1 में कि असेट मस्ट बी ओन्ड, ओन्ड होनी चाहिए, चाहे होली हो या पार्टली हो, चाहे होली हो या पार्टली हो, बस ओन्ड होना जरूरी है। असेट अगर ओन्ड है चाहे होली या पार्टली, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि असेट पार्टली ओन्ड हो? इज दैट पॉसिबल कि असेट पार्टली ओन्ड हो? ऐसा पॉसिबल होता है उन केसेस में, जैसा मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में 4 फ्लोर है, ठीक, और इन चारों फ्लोर में अलग अलग लोग बैठ के काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में लाइट आती जाती रहती है, तो ये एक जनरेटर का इंतजाम करते हैं, और लाइट की सबको प्रॉब्लम है, तो ये चारों मिलके एक जनरेटर खरीद लेते हैं, और जनरेटर मान लीजिए 1 लाख रुपए का आया, जिसमें 25 हजार रुपए सबने लगाया। सबका बिजनेस अलग अलग है, कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन एक कॉमन जनरेटर खरीदते हैं, जिससे कि कॉमनली अपने बिजनेस पर्पस से इसको यूज करते हैं फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बताइए, क्या असेट इज पार्टली ओन्ड और नॉट? असेट तो पार्टली ओन्ड है, और इस केस में बिल क्या किसी एक आदमी के नाम पे बना होगा? बिल चारों के नाम पे बनता है। इस केस में चारों का नाम बिल में पड़ता है, और अकॉर्डिंगली चारों लोगों को यहां पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। चारों लोग कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे? डेप्रिसिएशन टोटल पहले निकाल लिया जाएगा और डिवाइड बाई 4, और 1/4 डेप्रिसिएशन सबको दे देंगे इक्वली, ठीक है। अगर किसी का रेशियो अलग है, किसी ने 30% लगाया तो किसी ने 40%, तो अकॉर्डिंगली उस रेशियो में इसको बांट देंगे, लेकिन ओनरशिप सबकी होना जरूरी है। डेप्रिसिएशन उसी को देंगे जिसकी ओनरशिप है। ओनरशिप जरूरी नहीं कि पूरी हो, इवन पार्ट ऑफ द ओनरशिप इज सफिशिएंट टू अवेल और टू क्लेम द डेप्रिसिएशन, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्लियर होगी आपको? तो ओनरशिप बेनिफिशियल होनी चाहिए, और होली पार्टली दोनों तरीके से हो सकती है। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? इट सेज असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन हमें तभी मिलेगा जब हम असेट को यूज करेंगे। लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो, मैंने सेक्शन 30-31 करवाया था। उसमें मैंने आपको बिल्डिंग के प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का रेंट, इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे के बारे में बताया था। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको ये खर्चे तब मिलेंगे जब ये जो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर यूज होगा। सेम कंडीशन यहां पर भी है। अगर असेट यूज हुई फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेट सपोज मैंने असेट खरीदी, असेट खरीदने के बाद में मैंने बिजनेस में यूज नहीं की और पूरे साल भर मेरे पास में रखी रही, तो मुझे कोई डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। अब उस असेट के रिस्पेक्ट में यूज नहीं हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ खर्चे हुए, लेट सपोज उसको उसके स्टोरेज से रिलेटेड कुछ खर्चे हुए, उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ खर्चे हुए, वो भी मुझे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। यूज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल यूसेज। एक्चुअल यूसेज जरूरी है। यूज होना जरूरी है, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से मिलना शुरू होगा? डेप्रिसिएशन कब से मिलना शुरू होगा? When it is put to use. When it is put to use. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि असेट मैंने परचेज करी, असेट परचेज करने के बाद में मेरे ब्लॉक में तो आ गई, मेरे ग्रुप में तो आ गई, लेकिन ग्रुप में आने के बाद में भी उसका यूज होना जरूरी है, और डेप्रिसिएशन तब से उसका काउंट होगा जब वो पुट टू यूज हुई। पुट टू यूज होना जरूरी है उसका,
कंडीशन नंबर 3 कहती है, कंडीशन नंबर 3 कि असेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या फर्क है कंडीशन नंबर 2 और 3 में? कंडीशन नंबर 2 कह रही है कि यूज बिजनेस पर्पस से होना चाहिए, और कंडीशन नंबर 3 कह रही है कि यूज होना चाहिए ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि यूज होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, यूज बिजनेस पर्पस से होना जरूरी है। ठीक है, मैंने अगर उसे पर्सनल पर्पस से यूज किया तो इन दैट केस वो यूज नहीं है, यूज वही है जो बिजनेस पर्पस से हो। और कंडीशन नंबर 4 कहती है कि अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट एट अ प्रिस्क्राइब रेट। ठीक है, WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट एट अ प्रिस्क्राइब रेट। अब इस चौथी कंडीशन को मैं पढ़ूं इससे पहले हम कुछ और चर्चा करते हैं। इन चारों कंडीशन को एक बार फिर से 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम इन कंडीशंस को चर्चा करेंगे। कंडीशन नंबर 1 हमने पढ़ी थी कि असेट यूज होनी चाहिए, असेट आपकी ओन्ड होनी चाहिए, और ओन्ड का मतलब आपने पढ़ा कि बेनिफिशियल ओनरशिप होना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो टेबल के नीचे आपको दे रखा है पेज नंबर 107 पे, इसे देखिए। फॉर क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट द असेट मस्ट बी द असेसी मस्ट बी द ओनर। असेसी ओनर होना चाहिए होली और पार्टली, और अदर रेलेवेंट कंसिडरेशन आर एज अंडर। Registered ownership is not necessary for claiming the depreciation. What has to be seen? The beneficial ownership and not the registered ownership. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू समझाता हूं इसी से रिलेटेड। टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लीज एंड हायर परचेज ऑफ द एसेट। देखिए, लीज एंड हायर परचेज, पहले मुझे बताइए हायर परचेज के केस में क्या होता है। हायर परचेज के केस में एक हायर वेंडर होता है और एक हायर परचेजर होता है। ये हायर वेंडर असेट को बेचता है टू द हायर परचेजर, और बताइए क्या हायर परचेजर इमीडिएटली गेट्स द ओनरशिप ओवर दैट असेट? लास्ट इंस्टॉलमेंट जब ये इसे दे देता है उसके बाद में रियल ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन क्या असेट पहली ही इंस्टॉलमेंट के बाद में डिलीवर हो जाती है? डाउन पेमेंट करते ही असेट इमीडिएटली हायर परचेजर ले जाता है और यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन ओनरशिप इसकी तब आती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट ये पे कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए, वेंडर को या परचेजर को? बिल्कुल सही बात कि यूजर तो ये है ना, तो बेनिफिशियली इस असेट को यूज परचेजर कर रहा है, तो देयरफॉर बेनिफिट चूंकि ये उठा रहा है तो डेप्रिसिएशन ये क्लेम करेगा। सिंपल है। तो हायर वेंडर इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, भले रजिस्टर्ड ओनर हायर वेंडर है। ठीक, दूसरी बात, सिमिलरली देखिए लीज के केस में क्या होता है। लीज के केस में एक लेसर होता है और एक लेसी। जब लेसर इस असेट को लेसी को दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस इस असेट को यूज, इस असेट का रजिस्टर्ड ओनर कौन है? लेसर। ठीक, और लेसी इस असेट को यूज कर रहा है, तो इस केस में डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए? लेसी को। अब जरा ध्यान से इसी बात को मैं दोबारा से दूसरे एंगल से आपको बताता हूं। अब देखिए आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। लेसर ने जब लेसी को ये असेट लीज पे दी, तो क्वेश्चन ये है इस असेट को यूज किसने किया? ध्यान से सोचिए, लेसर का बिजनेस क्या है? असेट को लीज पे देना। और क्या असेट लीज के लिए यूज हो रही है कि नहीं? असेट लीज के लिए ही तो यूज हो रही है, ये अपने बिजनेस में ही तो यूज कर रहा है। आई डू नॉट नीड टू सी द एंड यूजर, अल्टीमेट यूजर।
मुझे यह देखना है कि किसके बिजनेस में एसेट यूज हो रही है। पहले हायर परचेज के केस में हायर परचेजर के बिजनेस में यूज हो रही थी, और इस बार लेसर के बिजनेस में यूज हो रही है। लेसर का बिजनेस ही यही है दूसरे को यूज करवाना। बात समझ में आ रही है आपको? लेसर का बिजनेस ही ये है कि वो एसेट दूसरे को यूज करवाए, तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन शैल बी एलिजिबल टू लेसर। यहां पर डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करता है, ठीक है। यानी कि इन जनरल हम लोग रजिस्टर्ड ओनरशिप देखते हैं, इन जनरल रजिस्टर्ड ओनरशिप देखते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है जो रजिस्टर्ड होता है वही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जिसके नाम पे एसेट होती है वही यूज कर रहा होता है। एक्सेप्शनली ऐसा भी होता है कि एसेट किसी दूसरे के नाम पे होती है लेकिन यूज कोई दूसरा कर रहा होता है, तो वहां पर हम बेनिफिशियल ओनर लेते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि एसेट किसके बिजनेस में यूज हो रही है। तो अभी भी लीज के केस में एसेट लेसर के ही बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस ही दूसरे को एसेट को यूज करवाना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट में पेज नंबर 107 पे पॉइंट नंबर बी, टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लीज एंड हायर परचेज ऑफ एसेट। पहला पॉइंट है, इफ द ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज लीज तो लेसर शैल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट एंड द एंटायर लीज रेंटल विल बी फिक्स्ड एज इनकम ऑफ लेसर। यानी कि लेसर अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? लेसर अपनी बुक्स में दिखाएगा कि उसको लीज रेंट आ रहा है, ये उसकी इनकम है, और वो डेप्रिसिएशन का खर्चा क्लेम करेगा। अगर सोचिए हम लेसी को डेप्रिसिएशन देते तो क्या होता? एक तरफ लेसी रेंट का खर्चा भी क्लेम कर रहा होता और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन भी, है कि नहीं? तो ये गलत है, इसे डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं मिल सकता, नहीं तो डबल खर्चा इसे मिल जाएगा, और उस केस में लेसर को कोई खर्चा ही नहीं मिल पाएगा। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन का खर्चा लेसर को मिलता है, ना कि लेसी को। तो if the transaction is treated as lease, तो lessor shall be eligible for depreciation and the entire lease rental will be taxed as income of lessor. The lessee correspondingly will not claim any depreciation and will be entitled to the expenses of the rental. दूसरा, if the transaction is of hire purchase, तो हायरर यानी कि हायर परचेजर विल बी अलाउड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन एंड दिस इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड सर्कुलर इशूड इन द ईयर 1943। हालांकि 1943 में एक सर्कुलर इशू ना भी होता, 1943 में इनकम टैक्स में एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बेसिस पे हम ये लॉजिक ड्रॉ करते हैं। हालांकि लॉजिक अगर हम उसका ना भी लगाएं तो आज की डेट में हम तो बेनिफिशियल ओनर देखते हैं, और बेनिफिशियल ओनर आज भी यही हायर परचेजर ही है, ठीक है। हालांकि हमारे पास में सपोर्ट में सीबीडीटी का सर्कुलर भी है। इसके अलावा अभी मैंने लास्ट क्लास में आपसे चर्चा की थी डीम्ड बिल्डिंग की। याद करिए, अगर टेनेंट अपने पैसे से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता है ऑन द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड अपने पैसे से, तो इन दैट केस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है? टेनेंट ही करता है, क्योंकि टेनेंट की ये डीम्ड बिल्डिंग बन जाती है, और ये डीम्ड बिल्डिंग बनती थी एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 32(1), और वही सेक्शन 32 आप पढ़ रहे हैं तो उसी की एक्सप्लेनेशन में आपको ये दे रखा है कि इफ द असेसी इज अ लेसी ऑफ द बिल्डिंग, लेसी या टेनेंट आप दोनों बोल सकते हैं, टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड यूजेस सच बिल्डिंग फॉर हिज बिजनेस और द प्रोफेशन एंड इनकर्स एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिपेयर ऑफ सच बिल्डिंग, तो then he can claim the depreciation on such part, ठीक है, वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में कंडीशन नंबर 3 देखिए। कंडीशन नंबर 3 हमने ये पढ़ा था कि असेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या इसका मतलब यह है कि असेट पूरे साल भर इस्तेमाल होनी चाहिए? इसका मतलब लेके पहले दिन से आखिरी दिन तक अगर मशीन चलनी चाहिए तो रोज चलनी चाहिए। मशीन बंद हो गई मतलब डेप्रिसिएशन बंद हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना है। यूज अगर साल भर में एक बार भी हो जाए तो काफी है,
डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। इट डजंट मीन कि जरूरत हो ना हो मशीन चलाते रहो क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। जब जरूरत होगी तभी तो हम उसके ऊपर मशीन को यूज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जरूरी है यूज करना, लेकिन यूज करना का मतलब ये नहीं कि पूरे साल भर उसको यूज करना ही करना है। जरूरत होगी तभी तो यूज करेंगे। यूसेज साल भर में एक बार कहीं ना कहीं जरूरी है। अब वो पहले दिन हो जाए, बीच में हो जाए, आखिरी में हो जाए, कहीं भी हो जाए, यूज हो जाए। ठीक। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट असेट मस्ट बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। Even used during any part of the year would be sufficient to claim the depreciation. ध्यान से समझें, लॉ में लिखा हुआ है कि यूसेज होनी जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पुट टू यूज नहीं किया जा पाता, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि जैसे ही वो यूज हो तो रही हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, ये जो कंडीशन है, मैं इसकी कुछ अजीब सी एक्सेप्शंस टाइप की आपसे चर्चा कर रहा हूं। इन जनरल, जैसे एक जनरेटर है, ठीक है, मैंने एक जनरेटर खरीदा। जनरेटर खरीदने के बाद में जनरेटर मेरी फैक्ट्री में रखा हुआ है और मैंने उसमें तेल वेल भर के और जैसा एकदम उसे रेडी टू यूज कर रखा है। ठीक। साल भर मेरी फैक्ट्री 10 to 6 चली, लेकिन 10 to 6 में एक भी बार लाइट ही नहीं गई। एक भी बार लाइट नहीं गई। तो क्वेश्चन ये है, क्या डेप्रिसिएशन जनरेटर के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हम देखें और इसको लिटरली सेंस में पढ़ने लगे कि असेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलना नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली बताइए, अगर ऐसा होगा तो जनरेटर के ऊपर डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पर लाइट नहीं जा रही, तो इन दैट केस उन्हें तो कभी डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि असेट यूज होनी चाहिए, लेकिन यूज होने का मतलब क्या जबरदस्ती जनरेटर चला के छोड़ देंगे कि लाइट आ रही है तब भी? मैं इसका एक और बड़ा अजीब सा केस आपको बताता हूं। मेरी एक ऑडिटोरियम है, एक पिक्चर हॉल है कोई, या कोई ऑडिटोरियम है जहां पर मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी असेंबली लगती है। वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक फायर एक्सटिंग्विशर यूज ही नहीं हुए क्योंकि कभी आग ही नहीं लगी। अब उनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या पहले मैं आग लगाऊं और मैं आग लगा के उनको यूज करूं और फिर देखो अच्छा यूज हो गया, आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेडी टू यूज हैं, मतलब वो पुट टू यूज हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। मोस्टली असेट को यूज करना जरूरी है, मोस्टली। ये एक्सेप्शंस हैं, हम एक्सेप्शंस में नहीं पढ़ेंगे। इन जनरल ये होता है कि असेट का बिजनेस यूज होना जरूरी है, एक बार कभी भी यूज हो जाए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रेडी टू यूज ही पुट टू यूज हो जाता है। नॉर्मली पुट टू यूज होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल केस में रेडी टू यूज ही को पुट टू यूज मान लिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड केस पढ़िए। सेकेंड केस कहता है कि असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हमने पढ़ा कि असेट का यूज होना जरूरी है, और यूज भी कौन सा? जो बिजनेस और प्रोफेशन वाला यूज हो। अगर हम असेट को बिजनेस पर्पज से यूज नहीं कर पाते तो इन दैट केस हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेरी अगर एक फैक्ट्री बिल्डिंग है और इसमें 3 फ्लोर बनी हुई है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, ये पूरी बिल्डिंग रेंट पे है, जिसमें मैं 3rd फ्लोर बिजनेस पर्पस से नहीं यूज कर पा रहा, तो इस रेंट का खर्चा मुझे नहीं अलाउड होगा। अब मैं कहता हूं कि इसका रेंट का खर्चा है ही नहीं। अब खर्चा सेक्शन 30-31 वाला नहीं है, अब खर्चा सेक्शन 32 वाला है। मैं ये कह रहा हूं ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। अब पूरी बिल्डिंग में मैं 2 फ्लोर बिजनेस पर्पस से यूज कर रहा हूं, लेकिन डेप्रिशिएट तो पूरी हो रही है। तो क्वेश्चन ये है, क्या पूरी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा? ना, ओनली 2/3 पार्ट का ही डेप्रिसिएशन मुझे अलाउड होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे बिजनेस में एक कार है, ये एक ही कार है, यही मैं अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहा हूं, यही मैं अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल कर रहा हूं।
जब कार में दोनों जगह इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि 30% कार को, पूरे साल भर में 30% मैं कार को अपने पर्सनल पर्पस से इस्तेमाल कर लेता हूं और 70% मैं अपनी कार को बिजनेस पर्पस से इस्तेमाल करता हूं। तो कार का जो पूरा डेप्रिसिएशन है वो अलाउड नहीं हो सकता। इन दैट केस ओनली 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। So for claiming the depreciation, the asset must be used by the assessee for the purpose of business or profession. The following other point should be noted. कौन सा? पहला पॉइंट है the proportionate depreciation for the asset used for business as well as for personal purpose. Section 38 subsection 2. Section 38 subsection 2. Where an asset is partly used for the purpose of business or profession and partly for personal purposes, then section 38 subsection 2, the depreciation under section 32(1)(2) shall be restricted to a fair proportionate part thereof which the AO may determine having regard to the use of such asset. यानी कि जो depreciation होगा अंडर सेक्शन 32(1)(2) वाला, it shall be restricted, ये रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कितने तक? टू अ फेयर प्रोपोर्शनेट पार्ट। नॉर्मली फेयर जो पार्ट होगा, जो प्रोपोर्शनेट पार्ट होगा, देयर ऑफ विच द एओ में डिटरमाइन, जो भी असेसिंग ऑफिसर तय करेगा, हैविंग रिगार्ड टू द यूज ऑफ सच असेट, इस असेट के बिजनेस यूज को देखते हुए। और अगर एओ बोलता है नहीं 70% नहीं, तुम्हारा बिजनेस यूज 60% है, तो मुझे डेप्शन सिर्फ 60% ही मिलेगा। नोट कह रहा है while computing the WDV for the next year, the depreciation actually granted to the assessee has to be taken into consideration and not the depreciation notionally allowed. इस लाइन का मतलब अभी हमें बाद में समझ में आएगा। इस लाइन को हम दोबारा से, इस नोट को बाद में पढ़ेंगे दोबारा से, तब आपको इसका मतलब और क्लियर होगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉ में कहा गया है कि डेप्रिसिएशन WDV पे आपको सिर्फ एक्चुअली जो अलाउड हुआ है वही माइनस होगा। एक्चुअली जो अलाउड हुआ है, इसका मतलब अगर 60% अलाउड हुआ है तो WDV से भी इतना ही माइनस होगा। ठीक है, बताइए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर में वर्कर जाता है और वर्कर जाके सुबह वर्कर सारे मंदिर होते हुए जाते हैं और फिर फैक्ट्री में जाके वर्कर अपना काम करते हैं। शाम को निकलते हुए फिर मंदिर होते हुए फिर निकल जाते हैं, या कोई जाता है कोई नहीं जाता है। मंदिर सिर्फ फैक्ट्री में बना हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्या मंदिर के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा? डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए असेट ओन्ड होनी चाहिए। मंदिर ओन्ड है। मंदिर किस कैटेगरी में आएगा? बिल्डिंग में आ जाएगा। दूसरी बात, मुझे मंदिर का डेप्शन रेट पता है, मंदिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग ओन्ड है, और ओन्ड होने के बाद में मुझे सिर्फ यह प्रूव करना है कि क्या मंदिर का बिजनेस यूज है। क्या मंदिर का बिजनेस यूज हो सकता है? वर्कर जाता है, असेसी कहता है कि देखो अगर वर्कर भगवान के पास नहीं जाएगा तो काम नहीं करेगा। क्या यह पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट एक हाई कोर्ट की डिसीजन आई है एक्सेप्शनल केस में। इन्होंने कहा कि मंदिर के ऊपर भी डेप्शन मिल जाएगा, हम मान लेंगे कि मंदिर का भी बिजनेस यूज है। तो लास्ट जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का पार्ट बी, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द फैक्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन ये वो टेम्पल होना चाहिए जो मंदिर के, जो फैक्ट्री के अंदर बना हुआ है। अगर कोई टेम्पल फैक्ट्री के बाहर बना हुआ है उसके लिए ये बात अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहां पर मंदिर फैक्ट्री के अंदर अगर बना हुआ है तो हमें डेप्रिसिएशन मंदिर पे भी मिल जाएगा। ठीक है यहां तक? तो अब आपको ये सारी कंडीशन डिटेल में समझ में आ गई होंगी। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि ओन्ड होनी चाहिए। ओन्ड का मतलब आपने पढ़ा बेनिफिशियल ओनरशिप होनी जरूरी है। रजिस्टर्ड ओनरशिप सबसे पहले देखेंगे, रजिस्टर्ड नहीं भी है तो फिर बेनिफिशियल देखेंगे।
और लीज और हायर परचेज के केस में आपने पढ़ा कि हायर परचेज के केस में जो परचेजर होता है वो डेप्शन क्लेम करता है क्योंकि वो बेनिफिशियल ओनर है, जबकि लेसर के केस में असेट लेसर ही यूज कर रहा है अपने बिजनेस पर्पस से, तो डेप्शन वो क्लेम करेगा। फिर आपने पढ़ा कि असेट का बिजनेस असेट का पूरे साल भर में यूज होना जरूरी है, लेकिन पूरे साल भर यूज होना जरूरी नहीं है, किसी भी एक दिन भी यूज हो गई तो भी हम डेप्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कि असेट का बिजनेस यूज होना जरूरी है, अगर थोड़ा बहुत भी पर्सनल यूज होगा तो उतना डिसअलाउ हो जाएगा, उतना डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। चौथी कंडीशन थी आपकी कि डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन WDV, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्शन मिलेगा, और ये रिटन डाउन वैल्यू किसकी निकालेंगे? ऑफ ब्लॉक, पूरे ग्रुप की, और किस रेट से? एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। मैंने आपको बताया ब्लॉक का मतलब होता है वो असेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है। असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन के कितने रेट होते हैं और कैसे ये ब्लॉक बनते हैं, ये बात आपको पेज नंबर 109 पे बताई गई है। पेज नंबर 109 पे आपको डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं, और डेप्रिसिएशन के ये जो रेट हैं इनकम टैक्स में, जैसे मैंने आपको बताया, कुल मिला के 13 तरीके के डेप्रिसिएशन के रेट हैं, जो कि 4 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स में डिवाइडेड है। तो इन एसेट्स में एक तो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहले आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है वो कितना है? 5% इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दूसरा दे रखा है अदर बिल्डिंग, अगर अदर बिल्डिंग है तो 10%। तीसरा है टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के ऊपर 100%। ये 3 ब्लॉक होते हैं, यानी कि मेरे पास में जितनी भी बिल्डिंग है उन बिल्डिंग्स को हम इन 3 बिल्डिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तरीके के ग्रुप बना सकते हैं। बताइए फैक्ट्री किस में आएगी? अदर में आ जाएगी। टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स क्या होते होंगे? 3 शेड किससे जो बनाए जाते हैं या साइट पे बना दिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए जब तक साइट पे काम चल रहा है, तो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जहां पर हमें पता है कि नॉर्मली ये 1-1.5 साल में हटा दिए जाएंगे, तो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे मिल सकता है? वर्कर्स के लिए कुछ बना के दिया वो फैक्ट्री। एग्जैक्टली, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने ये बात आपको समझाई थी कि वो बिल्डिंग विच इज सप्लीमेंट्री टू द यूज ऑफ और टू द नीड्स ऑफ बिजनेस, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती। हाउस प्रॉपर्टी हेड में मेरी अपने पर्सनल बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज हो रही है वो भी नहीं आती, और अगर जो मेन बिजनेस पर्पस से नहीं भी यूज हो रही है, रेजिडेंशियल पर्पस से यूज हो रही, लेकिन ये रेजिडेंशियल पर्पस मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है। मैंने एग्जांपल दिया था शुगर फैक्ट्री का। शुगर फैक्ट्री में मेरी आधे साल वर्कर काम करते हैं, आधे साल नहीं करते, तो उन्हें जो है बिल्डिंग बना के देना जरूरी है। तो ये बिल्डिंग मेरी काम करने के लिए जरूरी है, देयरफॉर है रेजिडेंशियल, लेकिन डेप्रिसिएशन 5% मिल जाएगा मुझे। दूसरा अदर, अब बाकी बची जितनी भी बिल्डिंग है सब इसमें आ जानी है, चाहे इसमें मेरा गोडाउन भी हो सकता है, इसमें मेरा ऑफिस भी हो सकता है, इसमें मेरी फैक्ट्री भी हो सकती है, तो सभी बिल्डिंग्स के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा मुझे। बताइए इसमें रोड अगर मैंने बनवाई, जैसे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के बीच में आने जाने के लिए मैंने एक रोड बनवाई, तो वो रोड भी क्या यहां पे आ जाएगी? रोड भी एक बिल्डिंग ही है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी 10% में ही आएगा। रोड बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग हो, बिल्डिंग का मतलब किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, वो जरूरी नहीं कि रहने लायक हो या काम करने लायक हो, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन। मैंने रोड बनवाई इस वजह से जिससे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के बीच में इजी ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, और इजी ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए मैंने रोड बनवा दी। ऐसा होता है
ऐसा उन केसेस में होता है जहां पर फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी है, मेरी एक डिवीजन 1 यहां पर काम कर रही है और दूसरी डिवीजन 1 यहां पे काम कर रही है। इसमें मेरा रॉ मटेरियल भरा हुआ है और इसमें प्रोडक्शन होता है। अब रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए मैं ट्रक का इस्तेमाल करता हूं। फैक्ट्री के अंदर ट्रक चलते हैं और रॉ मटेरियल खराब ना हो जाए या गिर ना जाए, इसलिए मैंने रोड बनवा दी फैक्ट्री के अंदर। अब ये जो मैंने रोड बनवाई है, इसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग का मतलब यह नहीं होता है कि आपके लिए प्रॉपर रहने लायक बिल्डिंग हो। कंस्ट्रक्शन है किसी भी तरीके का तो यह बिल्डिंग ही मानी जाएगी। ठीक। तीसरा, बताइए अगर होटल्स हमने बनवा रखे हैं या बोर्डिंग हाउसेज हैं, तो बोर्डिंग हाउसेज यानी कि गेस्ट हाउसेज हैं या होटल्स वगैरह हैं, ये तो प्योरली बिजनेस पर्पस से यूज हो रहे हैं। और अगर प्योरली बिजनेस पर्पस से यूज हो रहे हैं तो इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन 10% ही लगेगा। ठीक है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट 5% का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर क्यों दे रही है? क्योंकि जो नॉर्मली रहने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं रेजिडेंशियल वाली बिल्डिंग, इनमें डेप्रिसिएशन उतनी तेजी से नहीं होता। लेकिन जहां पर लोग रोज बाहर के आ जा रहे हैं होटल्स वगैरह में, तो इनमें डेप्रिसिएशन तेजी से होता है, क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग की वर्थ है वो तेजी से गिरती है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट क्या करी, यहां पर हम डेप्रिसिएशन होटल्स वगैरह के केस में 10% से देंगे। तो जो अदर देन होटल बोर्डिंग है वो अदर बिल्डिंग में ही आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखा है आपको, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? 10%। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट हो जाएगा 10%। इसमें सिंगल ब्लॉक है, इसमें कोई 2-3 ब्लॉक नहीं है। तो सिंगल ब्लॉक है, इस वजह से यहां पर चाहे जिस तरीके का फर्नीचर हो सब एक ही ब्लॉक में आ जाएगा। फर्नीचर का मतलब नॉर्मली लोग क्या मान लेते हैं, जो वुडन का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लकड़ी का होगा वही फर्नीचर होगा। फर्नीचर वो भी हो सकता है, जैसे मेरे ऑफिस में कोई मेरे ऑफिस में कोई टीवी रखा हुआ है, ठीक है, या कोई मेरे ऑफिस में इस तरीके की फिटिंग्स हैं, सोफा सेट वगैरह, तो वो भी सब यहां पे आ जाएंगी। कोई अलमारी है, चाहे वो आयरन की हो चाहे वो वुडन की हो, वो भी यहां पे आ जाएगी। मीनिंग देयर बाय ये सारी चीजें क्या मान ली जाएंगी? फर्नीचर। ये सारी चीजें फर्नीचर हैं। और बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के बाद में लास्ट वाला देखिए, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट के रिस्पेक्ट में अगेन सिंगल ब्लॉक है एंड द डेप्रिसिएशन रेट इज 25%। अच्छा, फर्नीचर फिटिंग्स में एक चीज और समझ लीजिए। फर्नीचर फिटिंग्स में जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, जैसे कई बार फॉल सीलिंग होती है, तो जो फॉल सीलिंग है वो भी फर्नीचर में ही आती है। इवन जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग वगैरह है, जो बल्ब वगैरह है, ये सारे सब कुछ इसी में आ जाएंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह ये सब भी फर्नीचर में ही आएंगे। साथ साथ में अब लास्ट में आपको दे रखा है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल में आपने पहले पढ़ लिया है, अगर हमने कोई कॉपीराइट यूज किया है, कॉपीराइट लिया है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, कोई फ्रेंचाइज है, कोई लाइसेंस है, कोई कमर्शियल राइट है, कोई बिजनेस राइट है, या फिर ये गुडविल है, तो इन सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन 25% से लगेगा। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है प्लांट मशीनरी का। मैंने आपको बताया था कि प्लांट मशीनरी में कुल मिला के वैसे 8 ब्लॉक होते हैं, यानी कि 8 तरीके के डेप्रिसिएशन रेट होते हैं। 8 ब्लॉक सब आपको याद नहीं करने हैं। इनमें से मैंने कुछ मेन आपको दे रखे हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपको देखने हैं। इन जनरल इन 8 में अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा मशीन का, तो इन जनरल आप 15% प्रिज्यूम करेंगे। तो जो जनरल रेट होता है वो इसका 15% होता है। दिस इज जनरल।
अगर कुछ भी ना बताया हो तो हमेशा 15% प्रिज्यूम करना है। दूसरा, अगर मोटर कार वगैरह है, कोई स्कूटर वगैरह है, ये सब 15% में जाएंगे, सब 15% में जाएंगे। मोटर कार भी दो तरीके से इस्तेमाल होती हैं। एक मोटर कार जो हम अपने बिजनेस पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी वो मोटर कार जो हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एज ए टैक्सी, जहां पर मेरा काम है इसको हायर पे चलाना, where the motor car are being used for running them on hire। तो अगर ये किराए पे चलाई जा रही है तो बताइए डेप्रिसिएशन इनमें तेजी से होता होगा कि नहीं? अपने पर्सनल पर्पस से यूज करोगे तो आराम से यूज करेंगे, लेकिन किराए पे चला दोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो देयरफॉर यहां पर जो टैक्सी की तरह मोटर कार चलाए जाते हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट 30% हो जाता है। ठीक, इनमें वो कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे प्लांट मशीनरी में। कंप्यूटर्स के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 60% का होता है। बताइए, कंप्यूटर्स के साथ में कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे टैली के हैं या और भी बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, विंडो वगैरह के, इनके सबके ऊपर भी 60% का ही डेप्रिसिएशन रेट लगेगा। बताइए, प्रिंटर के ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे? क्या प्रिंटर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? प्रिंटर के ऊपर प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रिंटर कौन सा है। कुछ प्रिंटर तो ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के बिना चल ही नहीं सकते। जैसे नॉर्मल जो लोकल प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होके ही चल सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। लेकिन आज की डेट में जो बड़े बड़े प्रिंटर आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली भी, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, तो अगर आप कंप्यूटर के साथ में उसे अटैच कर दो तब भी वो चल जाएगी, ना भी करो तो अपने आप भी वो फोटोकॉपी करती रहेगी। तो जो प्रिंटर होते हैं, तो ये प्रिंटर आपके 60% में तब आ जाएंगे जब ये कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होके काम कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जहां पर ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे वहां पर ये प्रिंटर आपके नॉर्मल 15% वाली मशीनरी में आएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में फिर दे रखा है बुक्स के लिए। बुक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। बुक्स अलग अलग तरीके की होंगी और बुक्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि बुक्स का डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा। बुक्स, पहली बात तो आपको यह देखना पड़ेगा बुक्स का यूज कौन कर रहा है। देखो, एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि बुक्स को प्रोफेशनल यूज कर रहा हो और दूसरा कोई अदर यूसेज है। ठीक है, अगर बुक्स को कोई प्रोफेशनल यूज कर रहा है तो हम देखेंगे कि ये बुक्स एनुअल पब्लिकेशन वाली हैं। अगर ये बुक्स एनुअल पब्लिकेशन वाली हैं तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट होता है 100%। बताइए, प्रोफेशनल की कौन सी बुक्स एनुअल पब्लिकेशन वाली होती हैं? इनकम टैक्स हर साल बदलता है, तो एनुअल पब्लिकेशन, यानी कि अगर सीए जो प्रोफेशनल है, अगर वो इनकम टैक्स की किताब खरीदता है तो उसे 100% का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स की बुक के ऊपर उसी टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है अगले साल किताब चलनी नहीं है। लेकिन अगर ये किताब अदर देन एनुअल पब्लिकेशन वाली है, मतलब अगर ये किताब बताइए कंपनीज एक्ट वाली है तो 60%, तो 60% है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट या पीएफ एक्ट या बाकी जो एक्ट हैं वो बदलने वाले तो है नहीं इतनी जल्दी, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 60% है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कोई
दूसरा बिजनेसमैन है, वो भी कंपनीज एक्ट की किताब खरीद लाता है या इनकम टैक्स की किताब खरीद लाता है। इसके लिए हम ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति जो खरीद के लाया है, जो नॉन प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, ये भी कहता है मैं इनकम टैक्स पढ़ूंगा या कंपनीज एक्ट पढ़ूंगा। अब हम नहीं देखेंगे कि एनुअल वाली है नॉन एनुअल है, अब हम सीधे जनरल रेट 15% वाला दे देंगे, चाहे एनुअल हो या नॉन एनुअल हो। तीसरा, अगर बुक्स यूज हो रही हैं इन केस ऑफ लाइब्रेरी, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं लाइब्रेरी का ही बिजनेस करते हैं, जैसे कॉमिक्स वगैरह किराए पे दी जाती हैं, तो उनके लिए भी कॉमिक्स जो किराए पे दी जा रही हैं वो कॉमिक्स भी क्या है तो बुक्स ही, या जो दूसरी जनरल इन जनरल जो बुक्स वगैरह किराए पे दी जाती हैं, इन सभी के केस में डेप्रिसिएशन का रेट 100% है। ठीक, तो पहली बात, अगर बुक्स प्रोफेशनल यूज करेगा और वो एनुअल वाली होंगी तो रेट 100%, बुक प्रोफेशनल यूज करेगा एनुअल वाली नहीं है तो 60%, बुक लाइब्रेरी में यूज हो रही है तो 100%, अगर कोई अदर टाइप्स ऑफ बुक्स कोई दूसरा यूज कर रहा है तो 15%। सिंपल है। इसके अलावा आपको दे रखा है शिप के ऊपर रेट 20% का है, एरोप्लेन के ऊपर रेट 40% का है। तो ये कुछ और रेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सिर्फ इतने ही रेट आप ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा और कोई रेट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो कोई और आ ही रहा होगा, यही होगा आज। डिप्रिशिएशन ऑन करो। तो आपने ये डेप्रिसिएशन के सारे रेट देख लिए। अब देखिए इसमें एक छोटी सी दिक्कत आती है, वो दिक्कत आप समझिए दिक्कत क्या है। कभी कभी क्या होता है, हम इस चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये असेट इन चारों में से कौन सी असेट है, उसके बाद में फिर हम आसानी से तय कर सकते हैं कि इसके अंदर किस ब्लॉक में ये असेट आएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि ये असेट है क्या। जैसे कि अब आपको बताना है, एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल क्या है, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी? सिनेमा हॉल क्या है, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी? अब लोग लॉजिक क्या देते हैं, जब सीए के लिए उसकी बुक प्लांट मशीनरी हो सकती है तो ओनर के लिए ये बिल्डिंग प्लांट मशीनरी क्यों नहीं हो सकती? लॉजिक लोग ये देते हैं, प्लांट मशीनरी नॉर्मली वो चीज जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, वो प्लांट मशीनरी है उनका। तो असेसी कहता है मैं सिनेमा हॉल से पैसे कमा रहा हूं, ये सिनेमा हॉल की बिल्डिंग मेरी मशीन है ना कि बिल्डिंग। तो क्वेश्चन ये आया कि असल में ये है क्या, ये प्लांट मशीनरी है या फिर ये बिल्डिंग है? दूसरा, इस सिनेमा हॉल के अंदर कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, ये जो चेयर्स हैं इन जनरल मुझे पता है कि चेयर्स फर्नीचर होती हैं। अब असेसी कहता मैं इन चेयर्स के ऊपर बैठाल के जो है अपने व्यूअर्स को पिक्चर दिखाता हूं, इस वजह से ये चेयर मेरे लिए प्लांट मशीनरी है, ये चेयर मेरे लिए फर्नीचर नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब ये प्लांट मशीनरी है या फर्नीचर है, इसी में समस्या खड़ी हो गई। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल में बेड है, बेड के साथ साथ में कुछ और चेयर्स हैं, व्हील चेयर्स वगैरह हैं। असेसी कहता है ये मेरी प्लांट मशीनरी है, ये फर्नीचर नहीं है। हॉस्पिटल्स वाले बेड ये मेरी प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर नहीं है। और असेसी बताइए ऐसा क्यों कह रहा है? बिल्डिंग में इसके ऊपर रेट ऑफ, अगर ये बिल्डिंग होती तो 10% का मिलता, अगर ये फर्नीचर होता तो 10% का मिलता, लेकिन असेसी बोल रहा है मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन 15 का मिलेगा। तो असेसी कहता है क्यों ना प्लांट मशीनरी से बना दिया जाए और 15% का डेप्रिसिएशन लिया जाए। और 15% का डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो इनकम कम हो जाएगी, ये तो बढ़िया है। तो लॉ में क्लैरिफिकेशन डाली गई, लॉ में इस चीज को क्लैरिफाई किया गया कि ये जो सिनेमा हॉल की बिल्डिंग है ये अभी भी बिल्डिंग ही रहेगी।
जो चेयर्स और जो बेड या चेयर्स हैं, ये अभी भी फर्नीचर ही रहेंगे. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्लांट मशीनरी. नेक्स्ट पेज पे देखिए. नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है नोट नंबर 1. बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड द लैंड, देयरफॉर द डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन द बिल्डिंग एंड नॉट ऑन द लैंड. Where the assessee purchases both land and building and purchase price is composite, so there is no indication for their separate prices, so entire value shall be eligible for deduction. अगर अलग अलग नहीं दे रखा है तो हम अपने मन से अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो पूरे के ऊपर डेप्शन ले लेंगे. लेकिन अलग अलग अगर हो सकता है तो अलग अलग करके ही डेप्शन लेंगे. तीसरा, बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. चौथा, प्लांट इंक्लूड शिप, बुक्स, व्हीकल, साइंटिफिक apparatus, सर्जिकल इक्विपमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड. प्लांट में नहीं आता, इट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, लाइव स्टॉक और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स. यह बड़ी अजीब सी बात है. देखने में लगता है कि बेकार में लिखा हुआ है कि प्लांट डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग और फर्नीचर. बेकार सा लगता है कि प्लांट में बिल्डिंग फर्नीचर नहीं आता है. तो सब जानते हैं प्लांट में बिल्डिंग फर्नीचर नहीं आता, लेकिन बताइए क्यों लिखा हुआ है कि प्लांट में गलती से इस बिल्डिंग को ना डाल देना, प्लांट में गलती से इस फर्नीचर को ना डाल देना. तो जहां कहीं पर भी कंफ्यूजन है, लॉ में क्लैरिफाई कर दी गई कि प्लांट में बिल्डिंग फर्नीचर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये बिल्डिंग अभी भी बिल्डिंग में ही आएगी, ये फर्नीचर अभी भी फर्नीचर में ही आएगा. ठीक है. Specially designed buildings such as hospital, cinema hall shall not be treated as plant. इन्हें प्लांट नहीं, इन्हें बिल्डिंग ही मानेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में ऊपर दिया गया है कि प्लांट इंक्लूड, प्लांट में क्या और क्या इंक्लूड नहीं होता? टी बुशेज और लाइव स्टॉक. टी बुशेज क्या होती हैं? आपको पता है कि गन्ना कैसे उगाया जाता है? गन्ना अगर एक बार लगा दिया जाता है तो इससे जो प्लांट निकलते हैं, इनकी एक बार कटाई होती है, दोबारा से फिर से यहां से निकल आते हैं. यानी कि एक बार गन्ना लगा के उसकी 2 बार फसल काटी जाती है. बिल्कुल ऐसा ही चाय के पौधों में भी होता है. चाय के पौधों में क्या होता है कि इनके, जैसे नर्सरी में आपने देखा है नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधे बना लिए जाते हैं, उसी तरीके से इनकी टी बुशेस बनाई जाती है. इन्हीं को टी बुशेस बोलते हैं. तो इसमें ये एक बार टी बुशेस लगाने के बाद में कई सालों तक चलता है. ऊपर की पत्तियां, चाय की पत्तियां तोड़ी जाती रहती है और ये पौधा चलता रहता है कई सालों तक. ठीक है. तो ये टी बुशेस असेसी कहता है, चूंकि मेरी इस टी बुशेस से पौधे निकल रहे हैं और इन्हीं पौधों से मेरा बिजनेस चल रहा है, इस वजह से ये मेरे लिए प्लांट है, इस वजह से ये मेरे लिए प्लांट है और मैं इसके ऊपर 15% से डेप्शन क्लेम करूंगा. तो लॉ में क्या लिख दिया गया कि प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, यानी कि ये टी बुशेस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन 15% वाला क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, इसके ऊपर डेप्शन थोड़ा ना मिलेगा, इसके ऊपर कोई डेप्शन ही नहीं मिलेगा आपको. और लाइव स्टॉक, यानी कि अगर किसी बिजनेस में, डेयरी बिजनेस है, जैसे डेयरी बिजनेस में गाय भैंसे, तो गाय भैंसे जो डेयरी बिजनेस में, इनके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिल सकता. क्या अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन मिलता है? अकाउंट्स में भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता. लाइव स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता. लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट अलग होता है. हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है. अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे सीए बनने के बाद में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज होता? क्या आंसर होगा इसका? लैंड की प्राइस बढ़ती रहती है, एग्जैक्टली यही आंसर 99% से ज्यादा लोग यही देते हैं और यही गलत करके आते हैं. आप सोचिए आप आंसर क्या दे रहे हैं. मैंने आपसे पूछा कि लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती, आपने कहा इसलिए क्योंकि एप्रिशिएट होती है. ये क्या इसका सही जवाब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं पानी इधर क्यों बह रहा है, आप कह रहे हैं इस वजह से बह रहा है क्योंकि इधर नहीं बह रहा है. तो ये जवाब थोड़ा ना है इसका.
आपने अभी तक बस सुन रखा है कि लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, इस वजह से डेप्रिशिएट नहीं होती। ये पक्का गलत आंसर है, 100% इनकरेक्ट। और सीए बनने के बाद में सवाल पूछा जाता है और सीए भी यही गलत आंसर देके आते हैं। लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट इस वजह से नहीं होती क्योंकि AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 कहता है कि लैंड के ऊपर डेप्शन नहीं लग सकता। उसमें भी साफ साफ ये नहीं लिखा है कि लैंड के ऊपर डेप्शन नहीं लग सकता, उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ उन चीजों के ऊपर लगता है जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है। रीजन ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में एक कंडीशन है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ उन चीजों के ऊपर लगता है कि जिनकी लाइफ लिमिटेड है, लैंड अनलिमिटेड लाइफ की होती है। रीजन ये है, ये नहीं कि ये एप्रिशिएट होती है। सिमिलरली लाइव स्टॉक, गाय भैंसों के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? इनकी लाइफ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, इनकी लाइफ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, तो देयरफॉर इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। साफ साफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो डेप्रिसिएशन का है उसमें लिखा हुआ है कि लाइव स्टॉक के ऊपर डेप्शन नहीं लगाना है। तो ये अकाउंट्स में भी होता है और इनकम टैक्स में भी होता। तो साफ साफ इनकम टैक्स में क्या लिख दिया गया कि प्लांट डज नॉट इंक्लूड लाइव स्टॉक। इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जैसे अगर पोल्ट्री फार्मिंग है तो पोल्ट्री फार्मिंग के केस में मुर्गी के ऊपर डेप्शन कैसे चार्ज करेंगे? मुर्गी के ऊपर डेप्शन तो चार्ज नहीं हो सकता, तो फिर करेंगे क्या? इसके लिए हम सेपरेट ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनका खर्चा क्लेम किया जाता है। कुछ डिफरेंट तरीका है इनका, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया आपको। पॉइंट नंबर 4 के बाद में पॉइंट नंबर 5 कहता है, एज पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32(1), depreciation shall be allowed to the assessee whether or not he has claimed it in his total income। assessee को डेप्शन दिया जाएगा चाहे उसने क्लेम किया हो या ना किया हो। ऐसा क्यों? बड़े सारे एसएसीज क्या कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो क्या डेप्रिसिएशन कोई रियल खर्चा होता है? डेप्रिसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेप्रिसिएशन कोई रियल खर्चा नहीं होता, ये एक फर्जी खर्चा है। जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी खर्चे दिखा रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर, तो ये खर्चे होते हैं, इनका बिल होता है, इनकी पेमेंट होती है। डेप्रिसिएशन का ना कोई बिल होता है ना कोई पेमेंट होती है। तो डेप्रिसिएशन तो बस एक असेट मैंने खरीद ली, वो यूज हो रही है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू घट रही है, तो धीरे धीरे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन असेसी कहता है ऐसा करते हैं कि 13-14 में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते और इकट्ठा 14-15 में 2 सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 13-14 में नहीं करते और 14-15 में 2 सालों को इकट्ठा कर लेते हैं। कैन आई डू दैट? लॉ साफ साफ मना कर रहा है। इसका मतलब चाहे आप डेप्रिसिएशन यहां क्लेम करें या ना, लॉ क्या कहेगा? हमने आपको दे दिया, लोगे कैसे नहीं डेप्शन? जबरदस्ती देंगे, जबरदस्ती डेप्शन देंगे। ऐसी क्या बात है कि असेसी कह रहा नहीं नहीं मुझे डेप्शन नहीं चाहिए, लॉ कह रहा कैसे नहीं लोगे? बताइए, डेप्शन क्लेम करने में तो मेरा फायदा है। ऐसा उन केसेस में होता है जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि इस साल का मेरा नेट प्रॉफिट आना है, अगर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता तो, या डेप्शन मैं नहीं क्लेम करता, तो मेरा लेट सपोज प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए का, ठीक है, 8 लाख रुपए का आ रहा है। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेट सपोज मैं डेप्शन क्लेम कर लेता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपए का, ठीक। अगले साल मुझे पता है कि मैंने एक बड़ा ऑर्डर ले रखा है, बड़ा ऑर्डर ले रखा है, तो मुझे यह पता है कि अगले साल मेरी इनकम खूब ज्यादा आने वाली है। तो मैं क्या करता हूं, पिछली बार डेप्रिसिएशन छोड़ के सारा डेप्रिसिएशन अगली बार लगा देता हूं। और इस बार मेरी इनकम मुझे पता था कि 10 लाख से ऊपर जाने वाली है और ये 30% के रेट से टैक्सेबल होने वाली है। मैंने क्या किया,
मैंने कहा पिछली बार 10 के बजाय, यहां पर 10% का टैक्स लग रहा है, 10 के बजाय 20% से टैक्स दे देंगे, लेकिन इससे कम से कम अगली बार तो मेरा 30% का टैक्स बच जाएगा और ज्यादा डेप्शन क्लेम करके मैं इसे 20% वाली इनकम में ले आऊंगा। तो असेसी क्या कहता है कि डेप्शन कोई रियल खर्चा थोड़ी ना है, ये तो जेन्युइन खर्चा कोई है नहीं, लेकिन लॉ हमें अलाउ कर रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको आगे पीछे एडजस्ट करके अपनी इनकम को ऊपर, अपने इनकम टैक्स को ऊपर नीचे करवा लेते हैं। लेकिन लॉ क्या कह रहा है, ऐसा नहीं होगा, चाहे क्लेम करो या ना करो, हम तो डेप्रिसिएशन देंगे ही देंगे, डेप्रिसिएशन जरूर देंगे आपको, और आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों, इस साल का डेप्शन और इस साल का डेप्शन बना के मेरा जो इनकम ज्यादा हो रही थी अब वो कम हो जाएगी, 10 से कम हो जाएगी और मेरा टैक्स रेट बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ में एक्सप्लेनेशन नंबर, इसको रोकने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 5 इंसर्ट की गई और पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया कि डेप्शन शैल बी अलाउड, डेप्शन लेना पड़ेगा टू द असेसी वेदर और नॉट ही हैज क्लेम्ड इन हिज टोटल इनकम, चाहे अपनी टोटल इनकम में क्लेम करे या ना करे। डेप्रिसिएशन में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चर्चा करी कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कैसे ब्लॉक बनाया जाता है। ठीक, और डेप्रिसिएशन ब्लॉक बना के इनके ऊपर इनकी WDV निकाली जाती है। आइए जरा समझते हैं कि डेप्रिसिएशन के ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, आपको पेज नंबर 110 पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में हम अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक की वैल्यू निकालेंगे। आइए ब्लॉक बनाते हैं। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि फैक्ट्री बिल्डिंग है मेरे पास में, राम एंड सन्स के पास में फैक्ट्री बिल्डिंग गुड़गांव में है 10% की, और इसकी WDV है 1/4/14 को 15 लाख की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग का ब्लॉक बना लेंगे। ठीक, और बिल्डिंग का ब्लॉक हमें करना क्या है, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली एसेट को इकट्ठा कर देना है। ठीक, तो आपको दे रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग जो गुड़गांव वाली है वो 10% की है, गुड़गांव। दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग जो नोएडा वाली है वो 10 लाख की है, और तीसरी जो ऑफिस है ये भी 10% वाला है। तो मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया और 15, 25, 40, 10, 50 लाख। अब जरा ध्यान से समझिए, जब हम कंबाइन करते हैं तो ऐसा हो सकता है डिफरेंट बिल्डिंग एक ब्लॉक में आ जाए। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री और ऑफिस सब एक ही में आ गया। मुझे रेट देखना है, मुझे बिल्डिंग नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ रेट के बेसिस पे कंबाइन करना है। मैं ये नहीं कह सकता फैक्ट्री का अलग बनाएंगे, ऑफिस का अलग बनाएंगे। क्यों अलग बनाएंगे भाई, जब दोनों का डेप्शन रेट सेम है। ठीक, तो एक तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद में एक रेजिडेंशियल फ्लैट फॉर स्टाफ है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5% वाली है, इसका एक सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे, वो होगा 2 लाख रुपए का। ये कितने परसेंट वाला हो गया, 5% वाला। ये हो गया 10% वाला। इसके बाद में आपको फिर प्लांट मशीनरी दे रखी है। इसमें मेरे पास में कार है, मर्सिडीज 15%, ऑडी 15% और प्लांट 15%। अब अगर कार देखें तो मेरे पास में एक तो कार हो गई 15% वाली, मर्सिडीज और दूसरी ऑडी, और प्लांट भी आ गया साथ में इसी में। अब आप फिर से देखें, प्लांट को कार के साथ में जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि डेप्शन रेट सेम है। हो सकता है इसमें साइकिल, टीवी, फ्रिज सब कुछ पड़ा हो, मुझे नहीं पता। 15% का है ना, बस इतना देखना है। ठीक, तो 15% में इसमें कार और प्लांट भी ऐड हो जाएगा, और इसकी ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपए।
इसके बाद में एक प्लांट दूसरा है नोएडा वाला, ये 30% वाला है, तो इसका एक दूसरा ब्लॉक बन जाएगा 70,000 रुपए का। इसके बाद में कुछ फर्नीचर मेरा पड़ा हुआ है दिल्ली में, और फर्नीचर कितने का है 50,000 का। तो बताइए कुल मिला के मेरे कितने ब्लॉक बन गए? 1 2 3 4 5 ब्लॉक बन गए। क्या मैं ये कर सकता हूं इस वाले ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक में जोड़ देते हैं? क्यों? 10% ही तो है। जोड़ देंगे? नहीं कर सकते। यहां तो असेट ही अलग अलग है। ब्लॉक कब बनाते हैं? एक असेट के अंदर ही जो डिफरेंट रेट हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ये नहीं कि असेट अलग अलग हैं उनकी भी ग्रुपिंग कर डालेंगे। असेट सेम होनी चाहिए, उसके अंदर जो डिफरेंट रेट हैं उनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक, अलग अलग असेट का अगर रेट सेम है तो उनकी ग्रुपिंग नहीं करनी है हमने। ठीक, नीचे जानकारी दी गई है कि मैंने इस साल भर में फॉलोइंग एसेट्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2014-15। मैंने कुछ एसेट खरीदी बेची हैं। ये खरीदी वाली एसेट है कार फोक्सवैगन, 15% वाली 8 लाख रुपए की खरीद ली, और फर्नीचर मैंने और कुछ खरीदा है दिल्ली ऑफिस के लिए 80,000 का। तो बताइए क्या होगा? फर्नीचर मैंने दिल्ली ऑफिस के लिए 80,000 का खरीदा, तो इसमें फर्नीचर में ऐड हो गया, ब्लॉक की वैल्यू बढ़ गई। कार फोक्सवैगन 15% वाले ब्लॉक में चली जाएगी, तो कितने की है? 8 लाख की। 8 लाख रुपए की एक कार और ऐड हो गई, फोक्सवैगन। ठीक है, इससे ब्लॉक की वैल्यू बढ़ जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम असेट खरीदते जाते हैं वो उसी ब्लॉक में जुड़ती चली जाती हैं और ब्लॉक की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन नीचे दे रखा है कि ब्लॉक में से कुछ असेट बेची भी हैं। फॉलोइंग एसेट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2014-15। कार मर्सिडीज मैंने 9 लाख की बेच दी, तो बताइए, और कार ऑडी मैंने 5.5 की बेच दी। इसका मतलब इसमें से ऑडी और मर्सिडीज कार बिक गई। कितने की? ये बिकी है एक तो 9 लाख की और दूसरी 5.5 लाख की। ठीक, इसके बाद में आपको दे रखा है कि मैंने फर्नीचर भी बेचा है 10% वाला 1 लाख का, और 1 लाख का फर्नीचर मैंने यहां पे बेच दिया। इससे मेरे ब्लॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे कि अरे यहां पर तो 30,000 रुपए बच गया अभी भी, या फिर हम इस झंझट में भी नहीं पड़ेंगे अरे यहां पर तो 14 लाख ही है और ये तो 14.5 माइनस हो रहा है, ये कैसे माइनस होगा। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो अभी हमें डिस्कस करना बाकी है कि अभी माइनस वाला पार्ट ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, या यहां पर प्लस वाला पार्ट रह गया तो क्या करेंगे, कैसे ये एडजस्ट करेंगे, यही तो हमें अभी समझना है। अभी मैंने ब्लॉक की वैल्यू निकालना नहीं सीखी, अब मुझे ब्लॉक की वैल्यू निकालना है। अभी हम सिर्फ ब्लॉक बनाना सीख रहे थे, तो मैंने देखा कि ब्लॉक ऐसे बनते हैं, ग्रुपिंग ऐसे होती है एसेट्स की। जब ग्रुपिंग हो जाती है, अब इस ग्रुप की वैल्यू निकालना सीखते हैं। ग्रुप की WDV निकालना है और इस WDV पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मुझे ग्रुप की WDV निकालनी पड़ेगी। आइए अब हम मेहनत करेंगे WDV निकालने के ऊपर। मैंने आपको WDV निकालने का तरीका दे रखा है अंडर सेक्शन 43(6) ऑन पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 पे आपको WDV निकालने का तरीका दे रखा है, और अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि WDV कैसे निकालें, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो WDV पे लगता है। तो रिटन डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 43(6). वैसे अगर मैं आपको WDV
निकालना ना भी बताऊं तो आपने बहुत बार WDV अकाउंट्स में निकाल रखी है। आप क्या करते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग या माइनस सेल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल क्या आ गई? क्लोजिंग। बस यही WDV होती है। तो ऐसा आपने अकाउंट्स में कई बार कर रखा है। इसके लिए आप एसेट्स का अकाउंट भी बनाते थे, एसेट का अकाउंट बना के भी आप क्लोजिंग WDV उसकी निकाल सकते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि ओपनिंग जितनी थी प्लस जितनी खरीदी माइनस जितना बेचा, आ गया मेरे पास में क्लोजिंग WDV। बात बिल्कुल सही है, हम अब भी यही करेंगे, लेकिन अब ध्यान से, अब हम लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ में जैसा जैसा जो जो लिखा है बिल्कुल वही लेना पड़ेगा। लॉ में हम लेते हैं ओपनिंग WDV, ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर। ठीक, और इसमें ऐड कर देते हैं क्या? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर की ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो उसे ऐड कर देते हैं, और इसमें लेस कर देते हैं मनीज पेबल, या मनीज पेबल के बजाय इसको सीधे लिखे मनीज रिसीवेबल। मनीज रिसीवेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ asset sold, demolished, discarded या स्क्रैप। तो जो भी मनी रिसीव हुआ वो इसमें से लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आती है हमारी क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV अंडर सेक्शन 43(6). जो क्लोजिंग WDV होती है इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन होता है एक्चुअली अलाउड। अंडर सेक्शन 32(1)(2) ये डेप्रिसिएशन माइनस होता है अंडर सेक्शन 32(1)(2). अब जो निकल के आता है ये क्या होती है? ये होती है ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, अगले साल की ओपनिंग WDV। बताइए इसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्लेम करते हैं? ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन उठा के हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। ये जो WDV निकल रही है, क्या ये WDV सबकी कंबाइंड निकल सकती है कि नहीं? सारी एसेट्स की? ये WDV हर ब्लॉक की निकलेगी। यानी कि क्या अगर मेरे पास में 13 ब्लॉक हैं तो 13 WDV निकालनी पड़ेंगी? जी हां, 13 बार। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 5 ब्लॉक थे तो उनकी 5 WDV निकलेंगी, क्योंकि हर ब्लॉक की WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है। ब्लॉक की WDV ये निकल रही है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये सेक्शन 32(1)(2) का इस्तेमाल किया जाएगा। 32(1)(2) में कुछ रेट दे रखे हैं जो अभी आपने पढ़े, इस रेट से इस WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि क्लोजिंग WDV आपने निकाल ली, अब आपका अगला स्टेप है कि डेप्रिसिएशन निकालना। लेकिन इससे पहले हम क्लोजिंग डेप्रिसिएशन निकालें, WDV को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि WDV में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं।
समझे जरा। पहली बात तो ये WDV ऑफ ब्लॉक है। हर एक असेट की अलग अलग WDV निकलनी है, ठीक। ओपनिंग WDV मैंने जब पिछले साल के लिए, जैसे मैंने इस साल की ओपनिंग WDV निकाल के छोड़ दी, ऐसे पिछली बार की भी निकाली होगी। तो जो पिछली बार की निकाली होगी वो मैंने यहां पे ले ली। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इसे क्या ले लेंगे, निल। क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं दे रखी तो मतलब ये निल है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने अगर कोई असेट एक्वायर की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसकी एक्चुअल कॉस्ट मुझे ऐड कर देनी है। क्या, एक्चुअल कॉस्ट। अगर मैंने कुछ भी एक्वायर नहीं किया तो ये भी निल हो जाएगा। लेकिन ध्यान से, अगर कुछ किया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है। एक्चुअल कॉस्ट को लॉ में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 43(1). एक्चुअल कॉस्ट को लॉ में डिफाइन किया गया है सेक्शन 43(1) में, यानी कि 43(1) में जो एक्चुअल कॉस्ट आती है वही मुझे ऐड करनी है और कुछ भी नहीं। फिर अगर मैंने कोई असेट बेच दी, सोल्ड, डिमोलिस्ड या डिस्कार्डेड, या उसको कबाड़ में बेच दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो मनी रिसीव हुई है वो मुझे माइनस कर देनी है। लॉ में लिखा है मनी रिसीव्ड। अगर कुछ रिसीव हुआ तो भी बताइए मनी का मतलब क्या, सिर्फ जो मुझे मनी की टर्म्स में मिल रहा है, यानी कि कैश, चेक, डीडी या मनी ऑर्डर, या इसी तरीके से मनी के डिफरेंट फॉर्म्स, मनी ही होना चाहिए। बताइए मैंने असेट बेची और असेट के बदले में असेट मिल गई, क्या मनी मिला? क्या माइनस होगा? नहीं हो सकता। सिर्फ असेट के बदले में जब मनी आएगा सिर्फ वही माइनस होना है। असेट के बदले में असेट जब आती है तो माइनस नहीं हो सकती। याद करिए, अगर मेरी असेट डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन मिला, तो इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन में अगर मुझे कॉम्पनसेशन इन कैश मिला तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो मनी रिसीव्ड है, बट कंपनी ने मुझे असेट के बदले में असेट दे दी तो कुछ नहीं हो सकता, सिंस इन दैट केस मनी कहां मिला? ठीक, तो मनी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिस्ड या स्क्रैप वैल्यू, इसको माइनस करने के बाद में जो आया तो वो मेरी WDV है। अगर कुछ भी नहीं बेचा तो निल ले लेंगे। इसके बाद में जो भी आया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली अलाउ हुआ है वो माइनस कर देंगे। एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी डेप्रिसिएशन के एक्चुअली अलाउ होने की। मैंने एक कार जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, साल भर इस्तेमाल किया अपने बिजनेस पर्पस से, साथ में पर्सनल पर्पस से। कार की क्लोजिंग WDV, मेरे पास में कोई कार नहीं थी साल की शुरुआत में, तो ओपनिंग WDV निल थी। कार मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी, लेकिन मैंने इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं बेचा, तो कार की क्लोजिंग WDV हो गई 5 लाख रुपए। मैंने कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट चेक किया, तो डेप्रिसिएशन का रेट 15% था, तो 15% के हिसाब से 75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तो अगले साल की ओपनिंग WDV 4,25,000। क्या ये सही है? वैसे तो सही है, लेकिन मैंने आपको एडिशनल जानकारी दी कि ये कार पूरे बिजनेस पर्पस से यूज नहीं हुई, इसका 30% पर्सनल यूज है। आप बताइए क्या करेंगे?
जितना परसेंट मुझे बहुत है 30% था। यानी कि अब मुझे 75,000 का डेप्शन, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं अपना पीएल बना रहा हूं, पीएल में मैं अपने डेप्शन का खर्चा कितना दिखाऊंगा? 75,000 मिलेगा मुझे। नहीं, बिजनेस पर्पस 75,000 का सिर्फ 70% मिलेगा, तो यहां पर मैं 70% दिखाऊंगा। ठीक, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि मेरा डेप्शन कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। सरकार ने एक तरीके से देखा जाए तो मेरा 30% का डेप्शन डिसअलाउ कर दिया। लेकिन क्या मेरा इससे नुकसान हुआ? ध्यान से सोच के बताइएगा। मेरा 30% डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो गया, क्या मेरा इससे नुकसान हुआ? नुकसान होने का मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 30% से, और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ा, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन क्या रियली कोई नुकसान हुआ? ध्यान से सोचिएगा। रियल नुकसान कब होगा? यहां पर 75,000 का 70% माइनस हो रहा है। ठीक, यहां पर कितना हो रहा है? ध्यान से, अगर यहां पर 75,000 माइनस हो गया, रियल नुकसान अब है। कैसे? 75,000 का 70% कितना आएगा? करीब 50,000 के आसपास कुछ आएगा। 52,500 52,500, यानी कि खर्चा मुझे 75 नहीं मिला, 52,500 मिला, लेकिन माइनस कितना हो गया? 75,000। तो इससे मेरी WDV कम हो गई, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन भी कम होगा। ये रियल नुकसान है, ये रियल नुकसान है। लेकिन बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर भी 52,500 माइनस होगा और यहां पर फिर कितना आ जाएगा? 4,47,500, तो क्या कोई नुकसान है? क्या हुआ? इस साल 30% नहीं अलाउ हुआ, तो अगले साल बढ़ा हुआ WDV अगले साल मिल जाएगा। तो बताइए, यहां पर डेप्रिसिएशन 75 आएगा या 52,500? डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। अब कहानी समझ में आ रही है? एक एक शब्द का मतलब है। जो वाकई में मिला वो तो 52,500 था, इसलिए जो माइनस होगा वो 52,500 ही होगा, क्योंकि शब्द लिखे हुए एक्चुअली अलाउड। ठीक, तो इससे मेरा कोई रियल नुकसान कहां हुआ? 30% जो डिसअलाउ हुआ वो अगली बार जाके फिर बढ़ जाएगा। ठीक, इसी WDV पे आपको ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है जो आपको लगाना है। मिस्टर एस इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड परचेज्ड अ कार। इसने कार परचेज करी फॉर 20 लाख ऑन 21 जनवरी 2015। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड पर्सनल यूज इज 30%। ऐसा माना जा रहा है पर्सनल यूज 30% होगा। रेट ऑफ डेप्शन 15% का है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 15-16, assuming that there are no other block of asset। कोई दूसरी ब्लॉक ऑफ असेट नहीं है, ये मानते हुए आपको क्वेश्चन लगाना है। इसने 20 लाख की कार परचेज करी है। अगर अभी तक हम देखें, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो ओपनिंग ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। 20 लाख रुपए की कार परचेज करी है, बेचा कुछ भी नहीं है, तो क्लोजिंग WDV 20 लाख आ गई। इसके ऊपर 15% का डेप्शन मैंने निकाला तो 1.5 लाख आ गया, और 1.5 लाख का 30% पर्सनल है तो 70% कर देंगे, 1,35,000 नहीं, 1,05,000 5,000। तो इस तरीके से मेरी अगले साल की WDV कितनी आएगी?
18,95,000 और मुझे डेप्शन का खर्चा कितना अलाउ होगा? 1,05,000, क्योंकि ये है एक्चुअली अलाउड। आंसर अभी टैली नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों टैली नहीं कर रहा है। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है? डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड का ये मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें अब आपको समझनी है। लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है गड़बड़। एक बात बताओ, मैंने आपसे ये बताया कि असेट आपने कब खरीदी कब बेची? कब खरीदी कब बेची मैंने तो आपसे कभी पूछा ही नहीं, ना आपको कभी बताया। इस बात से कोई लेना देने नहीं है, सीधे बस खरीदी है ना, बेची है ना, इतना काफी है। यानी कि अब देखो मैं क्या जुगाड़ करता हूं। मैंने क्या किया कि कोई पर्सनल यूज नहीं था, पूरा का पूरा बिजनेस यूज है, ठीक। मैंने साल के आखिरी दिन 31/3/2015 को जाके ये एसेट खरीद ली, ठीक। मेरे ब्लॉक में आ गई, साल भर मैंने इस्तेमाल नहीं की, आखिरी दिन जाके 31/3/2015 को मैं गाड़ी को बिजनेस पर्पस से यूज कर लेता हूं। 20 लाख रुपए पूरा मेरी ब्लॉक में है, 15% उठाओ और पूरा 1.5 लाख रुपए का डेप्शन पाओ, 18,50,000। मजा आ गया। यानी कि पूरे साल भर कुछ करना नहीं है, आखिरी में जाके एक असेट बड़ी सी खरीद लो और हैवी डेप्रिसिएशन क्लेम करो और इससे अपना 1.5 लाख का प्रॉफिट कम करा लो। तो लोग क्या करने लगे, लोग आखिरी दिन साल के एसेट खरीदते थे और आखिरी दिन एसेट खरीद के हैवी डेप्रिसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से रिड्यूस कर देते थे। यह सब क्यों हो रहा था? ओनली बिकॉज कि मेरे ब्लॉक में एसेट है तो बस इतना काफी है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। मुझे देखना ही नहीं कि मैंने एसेट खरीदी कब, भले साल के आखिरी दिन ही क्यों ना खरीदी हो। बताइए, इसी तरीके से अगर मैंने एक एसेट, मान लो इसमें 10-10 लाख की 2 कारें मैंने खरीदी, ठीक, और एक कार मैंने पूरे साल भर इस्तेमाल करी। पूरे साल भर इस्तेमाल करने के बाद में एक कार मैंने 10 लाख रुपए की यहां पे बेच दी साल के आखिरी दिन। यह भी 31 मार्च को ही हुआ। अब बताओ, मैंने साल के आखिरी दिन, इसमें 2 कारें थी, एक कार मैंने परचेज करी 1/4/2014 को, दूसरी कार मैंने परचेज करी 31/3/15 को। तो जो कार मैंने साल के पहले दिन खरीदी थी वो मैंने पूरे साल भर इस्तेमाल की, ठीक। लेकिन साल के आखिरी दिन उठा के मैंने उसे 10 लाख का बेच दिया। लेकिन दूसरी कार मैंने 10 लाख रुपए की 31/3/15 को खरीद ली। जो कार मैंने साल भर इस्तेमाल की वो आखिरी दिन तो मेरे ब्लॉक में है ही नहीं। ये तो बड़ा अजीब हो रहा है कि जो चीज मैंने साल भर इस्तेमाल की उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जो आखिरी दिन इस्तेमाल की, जो आखिरी दिन, उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आखिरी दिन मैं ब्लॉक उठा रहा हूं और आखिरी दिन ब्लॉक में ऐसी बहुत सारी एसेट हो सकती हैं जो साल भर इस्तेमाल हुई हो लेकिन बीच में ही निकल गई हो। तो बीच में जो निकल गई उनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों? लॉ कह रहा है आखिरी में कहां है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, बीच में किसी भी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। साल भर बड़ी सारी एसेट खरीदते गए, साल भर बड़ी सारी एसेट बेचते गए, सोते रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आखिरी दिन आओ और अब चेक करो क्या बचा, जो बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। क्योंकि हम ब्लॉक देख रहे हैं, एक एक एसेट उठाई कहां रहे, हम तो पूरे ग्रुप की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक एक एसेट से हमें लेना देना नहीं है। तो मैंने इसमें जितनी भी एसेट्स थी उनकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद में पता चला अच्छा ये बचा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन इससे क्या हो रहा था, असेसी वो कमा ले रहा था जो साल के आखिरी दिन हैवी एसेट
खरीद रहा था, वो सरकार को धोखा दे रहा था, साल के आखिरी दिन हैवी एसेट खरीद के हैवी डेप्शन क्लेम कर ले रहा था। सरकार ने कहा ऐसे नहीं होता। इन्होंने बीच में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इन्होंने कहा कि अगर साल में 180 दिन से कम एसेट इस्तेमाल करी, डेप्शन आधा कर देंगे। डेप्शन जो 15% है उसको उठा के 7.5% कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली जितने भी एसेट्स मेरी 180 दिन से कम इस्तेमाल हो रही होंगी, उन सब का डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा। ठीक, 180 दिन कहां पे खत्म होते हैं? 180 दिन आप एक काम करिए, पेज नंबर 107 पे 4th पॉइंट देखिए। पेज नंबर 107 पे 4th पॉइंट, वेयर एनी एसेट फॉलिंग विद इन अ ब्लॉक ऑफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी। अगर कोई एसेट फॉलिंग विद इन अ ब्लॉक ऑफ एसेट, जो ब्लॉक की है, इज एक्वायर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने प्रीवियस ईयर में एक्वायर की, एंड इज पुट टू यूज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर। तो 180 दिन से कम यूज की तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 31(1), 32(11), 32(12) और 32(12)(a shall be restricted to 50% of the depreciation otherwise allowable. It shall be restricted to 50%. बताइए हम डेप्रिसिएशन किस सेक्शन में निकाल रहे थे? 32(1)(2). अभी आपने पढ़ा था, हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं सेक्शन 32(1)(2) में। 32(1)(2) के डेप्रिसिएशन को नॉर्मल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 32(1)(2) का डेप्शन मतलब नॉर्मल डेप्शन। नॉर्मल डेप्शन लॉ कह रहा है अगर आपने 180 दिन से कम इस्तेमाल की पूरे साल भर में, अगर मैं असेट बताइए 1 अक्टूबर को खरीदता हूं, तो क्या 180 दिन से कम इस्तेमाल हो जाएगी? मैं अगर यहां पे खरीदता हूं, मैं जहां से खरीदूंगा उसके बाद में ही तो इस्तेमाल करूंगा ना, है ना? मैंने यहां से खरीदी तो इस्तेमाल यहां से शुरू होगा। अब सोचिए अगर मैं 1 अक्टूबर को खरीद रहा हूं तो इन दैट केस असेट कितने दिन इस्तेमाल हो रही है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन इस्तेमाल होगी? पांच और 1, 2, 3 और 4 और 2, 182 दिन। 182 दिन इस्तेमाल हो रही है अगर मैं 1 अक्टूबर को खरीद रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं 2 अक्टूबर को खरीद रहा हूं तो 181 दिन। अगर 3 अक्टूबर को खरीद रहा हूं तो 180 दिन। 4 अक्टूबर को खरीद रहा हूं तो, अगर मुझे पूरा डेप्रिसिएशन चाहिए तो मुझे असेट को किस दिन तक खरीद लेना चाहिए? 3 अक्टूबर। यही है जुगाड़। अगर आपको असेट का पूरा डेप्रिसिएशन चाहिए तो यू शुड परचेज इट एनी वे बाय 3 अक्टूबर, और पुट टू यूज भी इसी दिन हो जाना चाहिए। ठीक, 4 अक्टूबर को खरीदी, जैसे ही 4 को खरीदी ये लेस देन 180 डेज हो गया, अब ये डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा। तो ये तारीख ध्यान रखिए, यहां तक डेप्रिसिएशन पूरा है, 4 से डेप्रिसिएशन आधा है। लेकिन याद रहे अगर ईयर लीप ईयर है तो
4 अक्टूबर ले, तो फिर 4 अक्टूबर तक पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा और 5 अक्टूबर से डेप्शन आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन आधा मिल जाएगा अगर आपने 4 या उसके बाद में कभी भी खरीदा। 2014-15 में तो फरवरी 28 दिन की ही है, तो इस वजह से यहां पर इस साल के लिए आप मान सकते हैं कि अगर मैंने असेट 4 अक्टूबर या उसके बाद में खरीदी है तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, लेस देन 180 डेज। बहुत ध्यान से आपको सोच समझ के बताना है। अगर मैं इस असेट को परचेज कर रहा हूं, ध्यान से, मैंने इस असेट को परचेज किया 1/1/15 को, 14-15 में मैंने एक्वायर किया, लेकिन पुट टू यूज नहीं किया। अब बताइए क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? यानी कि एक्विजिशन ही सिर्फ जरूरी नहीं है, पुट टू यूज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बिजनेस पर्पस से यूज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं एक्वायर कर लेता हूं बट पुट टू यूज नहीं करता, बट डेप्शन नहीं मिलने वाला। मुझे ध्यान से सोच समझ के बताना है। मैंने अगले साल 1/16 को पुट टू यूज किया, अगले साल डेप्शन मिलेगा? अगले साल डेप्शन रेट आधा हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, होगा या नहीं होगा। Where any asset falling within a block of asset is acquired by SSC during the previous year, SSC ने acquire किया during the previous year and put to use for a period of less than 180 days in that previous year। इसका मतलब जिस साल में एक्वायर किया उसी साल में पुट टू यूज 180 दिन से कम है। ये आधा डेप्रिसिएशन करने वाली कंडीशन किस साल में लगती है? सिर्फ जिस साल में एक्वायर किया। यानी कि इस साल में क्या होगा? डेप्शन कितना मिलेगा? फुल। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर पुट टू यूज शुरू कर दिया होता तो क्या होता? यहां आधा हो जाता। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब भी डेप्रिसिएशन मिलेगा, जिस साल में एक्वायर किया है उस साल में अगर मैंने एक्वायर भी 180 दिन से कम किया है और पुट टू यूज भी 180 दिन से कम किया है, यह बात सिर्फ उस साल के लिए एप्लीकेबल होती है जिस साल में मैंने इसे एक्वायर किया है, अगले साल के लिए नहीं एप्लीकेबल होती है। अगले साल भले 180 दिन से कम पुट टू यूज हो, तब भी डेप्रिसिएशन फुल ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन, इसी को नीचे मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है। देयरफॉर दिस प्रोवाइजो शैल अप्लाई। ये प्रोवाइजो कब अप्लाई होगा? वेयर एन असेट इज एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड इट इज पुट टू यूज इन दिस प्रीवियस ईयर एंड सच पुट टू यूज इज फॉर अ पीरियड लेस देन 180 डेज, और ये पीरियड भी 180 दिन से कम है। तब आपकी जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब ये वाला डेप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाएगा। अब बताइए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो सवाल आप लगा रहे थे, अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले सवाल में क्या हो रहा है। इसने जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने 20 लाख की कार कब खरीदी है? 21 जनवरी को। तो बताइए इसका डेप्रिसिएशन पहले ही 15% के बजाय 7.5% हो जाएगा, और 7.5% के डेप्रिसिएशन में भी 30% डिसअलाउ हो जाएगा और सिर्फ 70% का खर्चा इसको अलाउ होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपका आंसर टैली कर जाएगा। अगले साल बताइए, अगले साल डेप्शन पूरा 15% मिलेगा कि नहीं? अगले साल डेप्शन पूरा 15% मिलेगा। ठीक है,
आज हम अपनी डेप्रिसिएशन की चर्चा को यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेप्रिसिएशन के ऊपर हम अगली भी पूरी क्लास लगाएंगे, डेप्रिसिएशन को बहुत आराम से करेंगे। आज मैंने जितना करवाया आपको, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये आज की क्लास में मैंने जो भी करवाया, अगली पूरी क्लास में मैं फिर से बार बार यही चीजें लेके आऊंगा। तो अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो अगली क्लास आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि अगली क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कैपिटल गेन भी अगली क्लास में मिक्स कर देना है। इसी के लिए हमने कैपिटल गेन आपको पहले पढ़ाया था, अब कैपिटल गेन अगली क्लास में मिक्स हो जाएगा इसमें। तो अगली क्लास में अगर आपने डेप्रिसिएशन को अच्छे से समझ लिया तो बस डेप्रिसिएशन चुटकियों का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। कैपिटल गेन और डेप्रिसिएशन को हम मिक्स कर देंगे अगली क्लास में। प्रॉपर रिवाइज करिएगा, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।